नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी बाकी है और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हरिद्वार का पतंजलि योगपीठ सवालों के घेरे में है। पतंजलि योगपीठ के खिलाफ ग्रामीणों में काफी नाराजगी है और जिसकी वजह है एक युवक की मौत। दरअसल पतंजलि की बस ने एक युवक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि पतंजलि के मैनेजर ने पहले इलाज का खर्च और उचित मुआवजा देने का भरोसा दिया था, लेकिन अब वो पलट गए हैं। आक्रोशित परिवार ने पतंजलि योगपीठ के बाहर जमकर हंगामा किया, शव रखकर नारेबाजी की। अभी तक कोई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 50,000 रुपए लो और अपना केस रफा दफा करो। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, प्लस की वाइफ को जो है नौकरी मिले। हंगामा, आक्रोश और पीड़ित परिवार की बेबसी की ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। पतंजलि योग ग्राम के बाहर बेटे का शव रखकर बिलखती मां की हालत देखिए। जवान बेटे की मौत ने परिवार को झकझोर कर रख दिया है। युवक को पतंजलि की बस ने भीषण टक्कर मारी थी। गंभीर रूप से घायल युवक 15 दिन तक अस्पताल में तड़पता रहा। परिवार के पास जो कुछ था सब उसके इलाज में लगा दिया, लेकिन जान नहीं बच पाई। बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के अधिकारियों की बेशर्मी देखिए। न तो युवक के इलाज में कोई मदद की और न ही पीड़ित परिवार की कोई सुध ली। ऐसे में परिवार का गुस्सा लाजमी है। ये और योग ग्राम की जो बस है ना, इसने बाइक से इसके साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया औरंगाबाद में। अब वो तो ड्राइवर था, वो तो मौके से फरार हो गया। उसमें सवारी भी थी उस टाइम पर, ठीक है। अब उसकी हालत बहुत सीरियस थी उस टाइम। अब हम जानन फानन में उसको लेगा अस्पताल में एडमिट कराया इन्हीं की योग ग्राम की एम्बुलेंस ने। उस टाइम पर ये बोला था कि यहाँ पर पूरा खर्चा उठाएंगे, पूरा वो ट्रीटमेंट देंगे, पर उसे कोई इलाज का पैसा नहीं दिया। हमने बात करी योग ग्राम के जेएम अमित से, उन्होंने भी हमें कोई हेल्प नहीं करी। फिर बीच में हमने रिपोर्ट के लिए बोला तो रिपोर्ट में हमारी दर्ज नहीं हुई, कोई भी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बीच में हमें बोला गया कि 50,000 रुपए लो और अपना रफा दफा करो केस। पीड़ित परिवार का आरोप है कि योगपीठ के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन 1 रुपए भी नहीं दिए। युवक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा दिव्यांग है। गरीब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा। परिजनों को आर्थिक मदद की जरूरत है, लेकिन पतंजलि योगपीठ में कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा पेशेंट इतने दिन पड़ा रहा, उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं करी और आज लगभग 15 दिन हो गए। 8 तारीख की घटना है, 8/9/2024 की। अब लगभग 15 दिन हो गए और अभी सीरियस कंडीशन में कल उसकी डेथ हो गई। अभी हम बॉडी को यहाँ लाए हुए हैं। बॉडी को यहाँ लाया, अब क्या हो रहा है? अभी यही है, अब ये इसके 3 बच्चे हैं। देखो, एक तो बिल्कुल अपाहिज अपंग है बेचारा, और ये जो इसकी वाइफ है ये बिल्कुल जड़ बच्चा वाला काम करती है। अब ये भी इन्हें पालने में असफल है बिल्कुल। और ये बताओ अब इसका आगे भविष्य में क्या हो। पुलिस वाले कह रहे हैं हम तो मुकदमा दर्ज कर लेंगे, एमएसटी में केस चलेगा। जब तक केस चलेगा, पैसे मिलेंगे, तब तक ये क्या करेंगे, भूखे मरेंगे क्या है? ये स्थिति है इनकी। और अभी केस के तो पहले बोल लेते हैं, पर ये गरीब है बिल्कुल परिवार, कौन लड़ेगा केस। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने पतंजलि योगपीठ के बाहर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक का शव रखकर नारेबाजी की, लेकिन पतंजलि के अधिकारियों ने पुलिस बुलाकर लोगों को हटने के लिए मजबूर कर दिया। सवाल ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बाबा रामदेव को आखिर एक गरीब परिवार का दर्द क्यों नहीं दिखता? क्या पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? 15 तारीख को सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जिसकी आज प्रातः सुबह में डेथ हो गई। इसके परिजनों द्वारा आरोपित किया गया है कि ये जो बस जिससे इसकी दुर्घटना हुई थी वो पतंजलि योगपीठ से संबंधित थी। इस पर ये इसके शव को लेकर वहाँ योगग्राम की तरफ गए थे। पतंजलि के अधिकारियों ने पहले परिवार को मदद का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में मुकर गए। बताया जा रहा है कि पतंजलि योगग्राम की ओर से सिर्फ 5 लाख रुपए देने की बात कही गई है, वो भी अभी तक दिए नहीं गए। इलाज के लिए भी कोई मदद नहीं की गई। सोचिए, क्या 5 लाख रुपए का मुआवजा जायज है? इससे ज्यादा तो इलाज में खर्च हो गया होगा। एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। क्या बाबा रामदेव और उनके अधिकारियों को नहीं समझना चाहिए कि ये रकम बहुत कम है? पीड़ित परिवार 10 लाख रुपए का मुआवजा और एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रही है। शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है इस मुद्दे पर बाबा रामदेव कब मुंह खोलते हैं।
और पीड़ित परिवार की मदद करते हैं भी या नहीं। हरिद्वार से संदीप उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स के नेम प्लेट लगाने के मामले में क्या सुक्खू सरकार ने यू टर्न ले लिया? क्योंकि सुक्खू सरकार ने मंत्री विक्रमादित्य के बयान से अब किनारा कर लिया है और साथ ही नेम प्लेट लगाने को लेकर एक कमेटी बना दी। इस पूरे मामले में इंडिया डेली से खास बातचीत में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विक्रमादित्य के बयान से पलटी मार सकती है और वो इस मामले में सियासत कर रही है। देखिए जयराम ठाकुर का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, इंडिया डेली में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। ठाकुर साहब, इस समय हिमाचल प्रदेश को देखें तो राजनीति का पूरा अखाड़ा बन गया है। अगर सही बात भी कही जाती है तो लोग बुरा मान जा रहे हैं और उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जा रही है। बड़ा सवाल ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक कानून उत्तर प्रदेश में लागू होता है, उसको हिमाचल प्रदेश में लागू इसलिए कर दिया जाता है कि मुझे लगता है कि भाई ये आवश्यक है, उस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, जहां तक आज जो विक्रमादित्य जी ने कोई स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक उनका कहना यह है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून लागू एक जो है किया है और पर्टिकुलरली स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में उन्होंने जो बात कही है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर अच्छा काम अगर योगी जी ने वहां पर उत्तर प्रदेश में किया है और उसको हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार करना चाहती है, तो ये सोच करके उसका विरोध नहीं होना चाहिए कि योगी जी ने किया है और इसलिए हम कर रहे हैं। अच्छा है तो मुझे लगता है कि उसको उस तरह से देखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऑलरेडी पहले से पॉलिसी बनी हुई है और हमने उसको लागू किया था। लागू करने के बाद कांग्रेस की जब सरकार आई उसके बाद उन्होंने उस पर जो है अमल करना बंद कर दिया था। अब उसी सारे विषय को लेकर के अगर ईमानदारी अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है, कांग्रेस सरकार में है, तो उसको लागू करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी थी कि जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से बहुत सारे लोग आकर के काम कर रहे हैं, उनकी पहचान बहुत आवश्यक है। कौन कहाँ से आया, क्या बैकग्राउंड है और ये जानकारी होना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना और उसके साथ-साथ में उनका वेरिफिकेशन करना, ये बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टि से अगर ये बात कही, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात कही गई है। और जिस तरह से बवाल इस बात को लेकर के उठा है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जानकारी मिली है कि मंत्री को तलब कर दिया है, मंत्री को कहा कि आप अपनी बात से जो है आपने उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। और मैं ये देख भी रहा हूँ कि मंत्री जी के थोड़ा जो है उस सारी बात में आगे पीछे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रीट वेंडर्स की पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में लगाने की हमने शुरुआत की थी और उसको प्रभावी ढंग से लगाना चाहिए। और जो मंत्री ने विक्रमादित्य जी ने जो कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बातों पर कायम रहेंगे। आपका कहना है कि विक्रमादित्य जी जो हैं वो अपनी बातों पे कायम रहें, अपनी बात को बदले ना, राजनीति इसमें कांग्रेस ना करे, आप ये चाहते हैं? बिल्कुल इसकी आवश्यकता ही नहीं है, राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो हालात वर्तमान में जो पैदा हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये आवश्यकता आज की तारीख में महसूस की जा रही है कि स्ट्रीट वेंडर जितने भी हैं और बाहर से आए जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए आते हैं, उनका वेरिफिकेशन हो। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात है। कोई आदमी देश का आकर के कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन अपनी पहचान छुपा करके काम करना, ये गलत बात है। सर और पहचान मैं सर इसी पे एक सवाल पूछता हूँ। इंडिया डेली ने आज एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई कि जो खाना हम खाते हैं वो किसके हाथ से बना है, किन जगह पे बनाया जा रहा है, उसमें नाम लिखने में क्या परेशानी है? भाई हमें अपनी पहचान बनाने में कि भाई आपका खाना जो आप खा रहे हैं वो राम बना रहा है, रहीम बना रहा है, कृष्ण बना रहा है, कौन बना रहा है, मोहम्मद बना रहा है, इसमें आखिर दिक्कत क्या है? वही हम बात कह रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि बहुत अलग तरह से सोचने की ये सारी चीज़ों को उठाने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, उसकी आवश्यकता नहीं। सिर्फ़ बात तो यही है कि उनका वेरिफ़िकेशन होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए और किसने बनाया, कहाँ बनाया, क्या उनका बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ जानकारी के रूप में रखना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। और इस सारी चीज़ के लिए
कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब मंत्री के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ गया है कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया हो गया। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के ही एक मंत्री ने बयान दिया था कि जो स्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में शिमला में जो संजौली में जो विवाद खड़ा हुआ वो अनऑथराइज्ड है और उसको डिमोलिश करना चाहिए। मंत्री ने विधानसभा के अंदर बोला, विधानसभा में रिकॉर्ड पे ये और कहा कि ये हाँ बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ये बात कही गई तो दिल्ली से ऊपर से संदेश आया कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा दीजिए। जयराम साहब, मुझे ये बताइए, मुझे सर ये बताइए कि अगर ये फैसला वापस लेती है हिमाचल सरकार, तो ऐसे में आपका क्या एक्शन होगा? नहीं देखो, हमारी ओर से तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम पहले से ही बड़े इस सारे विषय को लेकर के स्पष्ट हैं कि जहां स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में जो जो नीति जो एक पॉलिसी जो लाई गई है उस पर अमल होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरा विषय जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बेवजह कर दिया, वो जो मस्जिद वाला जो विवाद है, उस मामले को लेकर के कांग्रेस ईमानदारी से उसको हल करने के रास्ते में आगे नहीं बढ़ा रही है, उसमें और कंट्रोवर्सीज बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक जो है एक नेता जो है वो दिल्ली से आते हैं और जो पार्टी का नाम में उसका लेने की आवश्यकता नहीं है, ओवैसी जी की पार्टी है और उस मस्जिद में जाकर के वहां पर वीडियोग्राफी करते हैं और कहने लगते हैं कि जो ये मस्जिद बनी है इससे बड़े भवन तो सामने बने हुए हैं और ये भी टूटने चाहिए, ये भी अनऑथराइज्ड हैं, ये भी। वो कैसे कह सकते हैं? सामने जिन भवनों को वो इंगित कर रहे थे वो सारे के सारे भवन ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, नियम के मुताबिक है। और जबकि जो जहां पर जिस स्ट्रक्चर में वो उस वक्त थे, जहां वो खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे, वहां वो विवादित भी हो गया है। विवादित के साथ साथ में ये एस्टेब्लिश हो गया कि वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। और ऐसी सूरत में हमने सिर्फ एक ही बात कही है, लोगों ने जो मांग की है, लोगों की मांग है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो इसमें कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं कही गई है, जो बात कही गई है वो ठीक बात कही गई है और कानून के मुताबिक कार्रवाई इसमें हो। ठीक है जयराम साहब, हम इंतजार करेंगे कि आखिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है या नहीं होती है। विक्रमादित्य अपने बयान पे टिके रहते हैं या नहीं रहते हैं, अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाता है या नहीं हटाया जाता है, कांग्रेस इसमें आगे पॉलिटिक्स करती है या नहीं करती है। हम फिर से आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। आपने इंडिया डेली से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। बिहार में हर साल 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शिक्षा का हाल कितना बेहाल है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पटना में सीएम आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद सरकारी स्कूल में एक कमरे में 3-3 कक्षाएं चला जा रही हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की बात करें तो वहां पर भी स्कूलों की बद इंतजामी किस कदर है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरेक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और उसके विस्तार के लिए काम कर। हम लोगों ने क्या तय किया कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, और इस सब पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बिहार में नीतीश सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए विशेष पहल कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा का स्तर सुधारना इनकी जिम्मेदारी भी है। पिछले 2 दशकों से बिहार की कमान अधिकतर इनके पास ही रही है, लेकिन बावजूद इसके बिहार की शिक्षा के जो हालात हैं उसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास सरकारी स्कूल हो या फिर उनका गृह जिला नालंदा, हर जगह शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। एक क्लास का इस एक ब्लैक बोर्ड पर इधर क्लास 1 चल रहा है और उधर क्लास 2 चल रहा है। अब मास्टर साहब ने यहाँ पर क्लास 1 वाले को कार्य पुस्तिका दिया है जब तक वो क्लास 2 वाले को पढ़ा रहे हैं। तो मास्टर साहब एक साथ 2 क्लास को टैकल कर लेते हैं। हाँ, जो मेरे पास जो संसाधन है उसका हम भरपूर उपयोग करना चाहते हैं और करते भी हैं। अब हमारे पास
संसाधन कहाँ है, हम खाली रोना रोते रहेंगे तो मेरा भी समय चल जाएगा और इस सब नौनिहाल बच्चा है, इसका भी चल जाएगा। 2 कमरे हैं, 3 शिक्षक हैं, यानी 2 शिक्षक और 1 शिक्षिका है। एक ब्लैक बोर्ड पर 1, 2 और इसी क्लासरूम में इधर 3 की भी पढ़ाई हो रही है। ये बड़ा रोचक है कि इसी क्लासरूम में उधर 1, 2 और इधर 3 की, इधर जो सर हैं ये सर इधर जोड़ घटाव में रखें। देखिए अब कंसंट्रेशन का लेवल आप देखिए कि एक ही कमरे में इधर जो है, सर क्या नाम है आपका? जयप्रकाश पासवान। जयप्रकाश जी इस तरफ 3 क्लास को पढ़ा रहे हैं, मुरारी जी उस तरफ 1 और 2 को पढ़ा रहे हैं। आधे बच्चे 1 और 2 के उस ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, 3 वाले बच्चे इस ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे हैं। और यहाँ जो क्लासरूम है इसमें 4 और 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर 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 कक्षा 5 है और उधर कक्षा 4 है। अब आप सोचिए यहाँ जो पढ़ाई की स्थिति है, अब 4 वाले बच्चे उस तरफ देख रहे होंगे। देखिए मैं भी कंफ्यूज कर गया हूँ किस तरफ मुझे देखना है, किस तरफ। सोचिए यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं की स्थिति और बच्चों की स्थिति क्या होती होगी जब वो पढ़ने बैठते होंगे कि वो किताब लेकर बैठे हैं, 5 वाले बच्चे इधर देख रहे हैं। हाँ, ये इनकी अपनी संख्याओं की दुनिया चल रही है, ये बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि वहाँ तो 2 शिक्षक थे 3 कक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर एक ही शिक्षिका है जो चौथे को भी पढ़ा रही है और 5वें को भी पढ़ा रही है। इंडिया डेली रिपोर्टर ने जो दिखाया, अब उन बच्चों के बारे में सोचिए जो एक ही क्लास में 3-3 कक्षाओं की पढ़ाई एक साथ कर रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड पर पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई और उसी वक्त दूसरी तरफ तीसरी कक्षा की क्लास चल रही है। बिहार में अजब गजब शिक्षा व्यवस्था का हाल यही नहीं रुक जाता। अब जरा हाल सीएम के गृह जिला नालंदा का देख लीजिए, जहां सरकारी स्कूलों में बद इंतजामी चरम पर है। यहाँ छात्राएं शौचालय, सोलर पैनल और क्लास में टेबल पर बैठकर एग्जाम दे रही हैं। आप खुद तस्वीरों में देखिए कैसे कई छात्राएं शौचालय के बाहर बैठकर परीक्षा दे रही हैं। तो जरा सोलर पैनल के नीचे भी जमघट लगा है। शिक्षा के हाल को लेकर विपक्ष ने भी नीतीश सरकार को घेरा। आज हालात है कि शिक्षा में लूट है। अगर आज शिक्षा विभाग में जांच कर दी जाए तो सिर्फ रंग रोगन, पानी और लंद फंद, बेंच किताब के नाम पर करोड़ों करोड़ की लूट हुई। नियम को धज्जियां उड़ा करके काम किया गया। कई लोग इसमें संलिप्त रहे, इसकी जांच नहीं हुई। कई लोगों ने प्रूफ सदन के अंदर भी दिया, कोई जांच नहीं हुई। इसलिए कि संस्थागत भ्रष्टाचार बिहार के भाग में लिखा गया है। बिहार में करीब 2 करोड़ छात्र बेहतर जिंदगी के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में सरकारी आवास से 400 मीटर की दूरी पर ही ये हाल है, तो प्रदेश का क्या हाल होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं बिहार में जाति राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। अब जीतन राम मांझी के बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में तिलमिलाहट है। लालू यादव पर दिए गए बयान को लेकर जब हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बातचीत की, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव मौजूद हैं। शक्ति जी, जीतन राम मांझी ने कह दिया कि गरेरिये से जन्मे हुए हैं लालू यादव, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने उन्हें शर्मा टाइटल से संबोधित किया। आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, शब्द को अच्छे से समझते हैं, ये मैं जानता हूँ। और हमें लगता है कि जो भी शब्द का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, शर्मा शब्द कोई जाति नहीं होता। और शर्मा पूजा पाठ में जो ब्राह्मण देव होते हैं, पंडित जी होते हैं, पंडित जी जब अमुक शर्मा, उसमें जाति नहीं होता है। अमुक शर्मा जो रहता है वो शर्मा, उसमें सिंह है और प्रसाद नहीं बोला जाता है, अमुक शर्मा। तो ये शर्मा शब्द असंसदीय नहीं है, जाति सूचक नहीं है और बिल्कुल सात्विक है और आदर है इसके अंदर।
जीतनराम मांझी ने आदर की गरिमा को पार किया है। कदाचित वो भूल गए कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल में वो राज्य मंत्री थे शिक्षा विभाग में। हम तो जानते हैं जहाँ तक। अब सवाल है कि आप कह रहे हो कि हम भुइयां परिवार से, तो कोई तो आपत्ति नहीं किया, दर्ज नहीं किया। क्या कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया कि आपका चेहरा टुइयां जैसा है? आप भुइयां परिवार के हैं तो अच्छी बात है। आपके चेहरे टुइयां जैसा है तो कुछ ने नहीं कहा। लेकिन लालू यादव ने फिर उन्हें कहा कि वो तो मुसहर हैं। तो आप तो आज भी वर हैं उस जाति से, भुइयां जाति से हैं तो हैं। हम यादव जाति से हैं तो हैं। आप लाला परिवार से हैं तो हैं तो हैं। ये तो जाति में पैदा लेता जो व्यक्ति, उसको खुद ही को पता नहीं कि मैं किस जाति में। ये जाति सूचक शब्द के साथ राजनीति करना बिहार में, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल सिर्फ जीतनराम मांझी नहीं किया। हम आध्यात्मिक, सात्विक और आदरणीय शब्दों का इस्तेमाल किया। हम उन लोगों में से नहीं है कि जिनके जाने के बाद मंदिर धो दिया जाता है और उसी की चरण वंदना करने के लिए सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं। फर्क है, इन फर्कों को समझना पड़ेगा। और जिनको इतना भी शब्द का ज्ञान नहीं है उस पर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो शक्ति यादव कह रहे हैं कि जो शब्द हमारे नेता ने इस्तेमाल किया उस शब्द में कोई गड़बड़ी नहीं थी। वो शब्द जो थे वो जाति संबंधित जरूर थे, लेकिन उसमें असम्मान नहीं था, उसमें अपमान नहीं था। लेकिन जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल जीतनराम मांझी ने किया है उस पर राष्ट्रीय जनता दल को ऐतराज है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना।